1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि गति और दूरियों का मापन। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और उनका सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सभी को देख लीजिए जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक सीधी रेखा का मेजरमेंट करना सीखा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, यानी कि एक वक्र रेखा का जो लेंथ है, लंबाई है, उसका मेजरिंग करना यानी कि मापन करना। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale। तो जो एक कर्व लाइन होती है यानी कि वक्र रेखा होती है, उसकी लंबाई को हम किसी मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। We can use a thread to measure the length of a curved line। तो हमें उसको मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड यानी कि धागे को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ है हमारी एक्टिविटी 4, यूज़ ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो यहाँ पे आपको एक कर्व लाइन लेनी है ए बी, जिसको कि आपको धागे से मेजर करना है। ये देखिए नीचे जहाँ दिखाया भी हुआ है। पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो एंड है इसका, वहाँ पे आपको एक गांठ बांधनी है। प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए, और इस नोट को आपको पॉइंट ए पे रखना है। नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। और उसके बाद आपको धीरे धीरे उस पॉइंट के साथ साथ उस धागे को रखना है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड, और जो इसका एंड है वहाँ पे आपको अपनी फिंगर रखनी है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड, और एक हाथ से इस धागे को इसके एक एंड से पकड़ना है। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच ए लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन, और दूसरे हाथ से आपको इस कर्व लाइन के साथ साथ धागे के बाकी बचे हुए पोर्शन को अरेंज करना है। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है तब तक कि आप धागे के दूसरे एंड तक न पहुंच जाएं। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी, और जहाँ पर भी धागे का जो एंड है बी वहाँ टच करता है वहाँ पे आपको मार्क करना है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल, और जो ये धागा है अब आपको उसको खींचकर मीटर स्केल के पास रखना है। मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, और जो आपने शुरू में जो गांठ लगाई थी उससे लेकर जो आपने लास्ट में पॉइंट लगाया है, मार्क किया है, वहाँ तक की लंबाई आपको मीटर स्केल से मापनी है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो इससे आपको जो आपने कर्व लाइन ली थी ए बी यानी कि वक्र जो रेखा ली थी उसका माप मिल जाएगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly। तो आपने देखा कि जब हम किसी दूरी को या लंबाई को मापते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। And we need some standard unit and devices with which we measure these distances and can convey our result to other। और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम माप के दूसरों को कन्वे कर पाएँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। उसके लिए दी हुई है हमें एक एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। तो कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचिए जिनको आपने अभी कुछ समय पहले देखा है। लिस्ट दैम इन टेबल 10.4, और उनको एक टेबल है नीचे 10.4 उसके अंदर लिखिए। These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chair और people moving about। तो इस जो टेबल आप बनाएंगे इसके अंदर कोई स्कूल बैग हो सकता है, कोई मॉस्किटो मच्छर हो सकते हैं, टेबल हो सकती है, या कोई लोग हो सकते हैं जो चल रहे होते हैं, या कोई चेयर पे बैठा हुआ पर्सन हो सकता है। The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball,
a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock or the hand of a clock। तो इस लिस्ट के अंदर कुछ भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो एक घर हो सकता है, एक छोटा बच्चा हो सकता है, या पत्थर का पीस हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ जो अपने आसपास आप देखते हैं उनमें से चीज़ें हो सकती हैं। विच ऑफ दीज आर मूविंग, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ गतिशील है, जो आपने देखी जो गतिशील है उनमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं। विच आर एट रेस्ट, और कौन सी ऐसी हैं जो गतिशील नहीं हैं, एक ही जगह पर स्थिर। यहाँ देखिए टेबल बनी हुई है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जैसे कि हाउस है तो वो तो एक जगह स्थिर रहता है, टेबल है या क्लॉक है। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में रहते हैं, जैसे कोई फ्लाइंग बर्ड है या फिर जो क्लॉक होती है उसकी सुइयाँ होती हैं, तो उनको आप इस कॉलम में रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है यानी गतिशील है और कोई चीज़ गतिशील नहीं है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place। तो आप ये नोटिस करते होंगे कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो थोड़े समय के बाद एक ही जगह पे नहीं रहते, जबकि जो टेबल है वो एक जगह पे ही रखी रहती है अगर कोई उसको हिलाए ना तो। On this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion। तो इस बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। Let us look at the motion of an ant closely। तो चलिए जो चींटी होती है उसके मोशन को, इस गति को ध्यान से पास से देखते हैं। अब यहाँ है हमारी एक्टिविटी 6। Select a place where you find ants। तो आपको एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ की आपको चींटियाँ दिखाई दें। Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it। तो आपको एक बड़ी सी वाइट शीट लेनी है पेपर की, ग्राउंड के ऊपर उसको फैलाना है और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालनी है। आपको पता होगा ना कि चीनी को खाने के लिए चींटियाँ फटाफट आ जाती हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon। तो जब आप चीनी डालेंगे उस पर तो बहुत सारी चींटियाँ वहाँ अट्रैक्ट होंगी शुगर के लिए, खाने के लिए, और आपको आसानी से वहाँ काफ़ी चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे जाएंगी पेपर के ऊपर। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the शीट ऑफ पेपर। तो आप किसी एक चींटी को पेंसिल से मार्क कर लीजिए उसकी पोजीशन के ऊपर और थोड़ी देर बाद उसको चेक कर सकते हैं पेपर पर। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलोंग द शीट ऑफ पेपर। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसकी पोजीशन को मार्क कर सकते हैं, चेक। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट। अब थोड़ी टाइम के बाद आप क्या करेंगे, उस पेपर पे से सारी चीनी और आंट्स को हटा देंगे और जो आपने पॉइंट्स बनाए थे उनको आप क्या करेंगे, मार्क कर देंगे जो डिफरेंट थे, और उसको भी एरो के साथ करेंगे ताकि आपको डायरेक्शन का पता लग पाए कि किस डायरेक्शन में चींटियाँ गई हैं। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव मार्क्ड विद एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वाज मूविंग। तो आपको उन सब लाइन को ज्वाइन करके एरो बना के ये देखना है कि किस डायरेक्शन में चींटियाँ ने मूव की थी। Each point you have marked show where the ant moved to in interval of a few seconds। तो आपका हर पॉइंट जो आपने मार्क किया उससे आपको पता लगेगा कि हर एक सेकंड के बाद, हर कुछ सेकंड के बाद चींटियाँ कहाँ से कहाँ मूव की हैं। Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? तो मोशन का मतलब यहाँ पे है कि यानी कि गति का मतलब है यहाँ पर कि कुछ टाइम के बाद किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना है ना। तो जैसे चींटी की पोजीशन एक जगह थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी जगह पहुँच गई वो, तो यानी कि वो मोशन में थी। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, एक सीविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप एक्टिविटी 5 में अगर आपको एक क्लॉक दी जाए या सिलाई मशीन दी जाए या फ़ैन दिया जाए तो उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो क्या जो ये वस्तुएं हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। नो। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ दिस पार्ट, तो क्या आपने इनके किसी पार्ट में गति होते हुए, मूवमेंट होती हुई देखी है। आपने देखा होगा कि जो फ़ैन है वो मूव करता है, उसके बाद जो सिलाई मशीन होती है उसको भी जब हम घुमाते हैं तो वो भी मूव करती है।
द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग। तो जो पंखे के ब्लेड्स होते हैं और सिलाई जो क्लॉक होती है उसकी सुइयाँ भी मूव करती हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन। तो क्या जो ये मूवमेंट है क्या बिल्कुल उनके जो आपने आंट देखी थी और ट्रेन देखते हैं क्या उसकी तरह है ये मूवमेंट। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। तो चलिए कुछ और हम गतियों को जान लेते हैं ये समझने के लिए कि डिफरेंट मोशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ मोशन, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, टाइप ऑफ मोशन यानी गतियों के प्रकार। यू मे हैव नॉट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन ए परेड और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन। तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा जो व्हीकल चलते हैं स्ट्रेट रोड के ऊपर या जो सोल्जर्स होते हैं वो मार्चिंग करते हैं परेड में या फिर कोई पत्थर जो गिरता है, तो इस तरह के आपने मोमेंट देखे होंगे। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस। तो ये किस तरह के मोशन होते हैं, किस तरह की गतियाँ होती हैं। स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस also move along a straight track. Can you think of more such example from your surrounding? और जब रेस होती है तो मान लीजिए कोई 100 मीटर की रेस है तो उसमें जो दौड़ धावक होते हैं वो भी अपनी जो मूविंग लाइन होती है उसके साथ साथ ही दौड़ते हैं। तो क्या अपने आसपास और भी ऐसी गतियों की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अपने चारों तरफ आप डेली देखते हैं। In all these example we see that the object मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इन सभी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो ये सारी वस्तुएं हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ मूव कर। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि इस टाइप की गति को क्या कहा जाता है, रेखीय गति। अब है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7। टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट एंड व्हर्ल इट विद योर हैंड। तो आपको यहाँ एक पत्थर लेना है और उसको धागे से बांधना है, उसको अपने हाथों से घुमाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, और उसका जो मोशन है गति की है पत्थर की उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पत्थर है वो कैसे मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ में, एक वक्रीय पाथ जो है उसके ऊपर वो मूव करेगा। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। तो इस मोशन में आप क्या देखेंगे कि जो आपके हाथों से जो डिस्टेंस है स्टोन का वो सेम रहता है क्योंकि उसी एक पथ के ऊपर वो घूमता रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इस टाइप का जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो ये सर्कुलर मोशन है इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं, जो फैन आपका लगातार एक ही पॉइंट के आसपास जो घूमता रहता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का। और जो घड़ी के जो ब्लेड होते हैं, जो क्लॉक के जो ब्लेड होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो भी एक सर्कुलर मोशन में ही घूमते हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जो फैन होता है या जो घड़ी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप मूव नहीं करती। बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक। लेकिन जो फैन के ब्लेड्स होते हैं या जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो मूव करती हैं। इफ़ यू मार्क अ पॉइंट ऑन द ब्लेड ऑफ ए फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। तो अगर हम कोई पॉइंट मार्क करें, उसके जो फैन के ब्लेड्स हैं या घड़ी की सुइयाँ हैं तो वो क्या रहेंगी, हमेशा सेम ही रहेगा वो डिस्टेंस उसके सेंट्रल पॉइंट से। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी गति को कुछ टाइम के बाद रिपीट करता है। दिस टाइम ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और इस टाइप के मोशन को या गति को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पत्थर लेना है और उसको एक स्ट्रिंग से टाई अप करना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। दिस इज ए पेंडुलम। पुल द स्टोन टू एंड वन साइड ऑफ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। तो अब आपको क्या करना है, इसको एक जगह
पकड़ के दूसरी तरफ का आपको इसको छोड़ना है, जैसे कि पेंडुलम होता है ना घड़ी का, बिल्कुल उसी तरह से। नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन। तो आप देखेंगे कि जो पेंडुलम है वो मोशन में है, गति में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन का मतलब है एक निश्चित अंतराल के बाद वो चीज़ वहाँ पर ही आती है, उसके आसपास उसकी गति होती है। अ ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, motion of a child on a swing, string of a guitar, or the membrane of drum being played are all examples of periodic motion, where an object or a part of it repeat its motion after a fixed interval of time. तो अपनी जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम गिटार बजाते हैं या तबला बजाते हैं या कोई बच्चा झूल रहा होता है, तो वो मोमेंट भी कैसा होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कौन सा मोशन कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? तो जब हमने एक्टिविटी 5 की थी तो आपने स्विंग मशीन के किसी पार्ट की एक्टिविटी को नोट किया था। You must have observed that it remained at the same location while any point its wheel moves with a circular motion. तो आपने देखा कि जो उसके व्हील्स होते हैं एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotate, isn't it? और जो उसकी जो नीडल होती है वो भी कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मूव करती है। This needle is undergoing a periodic motion. तो जो उसकी नीडल है वो भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि निश्चित समय अंतराल के बाद ऊपर नीचे होती रहती है। यू हैव ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग द ग्राउंड। तो आपने कभी पास से किसी बॉल के मोशन को, गति को भी ऑब्जर्व किया होगा। हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। तो जो बॉल है वो कभी आगे पीछे रोटेट भी करती रहती है ग्राउंड पे। दस द बॉल अंडरगोज ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो जो बॉल है वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी रहती है और साथ साथ रोटेशनल मोशन में भी रहती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? तो क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में बता सकते हैं या सोच सकते हैं जहाँ पर कि एक वस्तु डिफरेंट मोशन में साथ में रहती है। We did many measurement activities and discuss some kind of motion. तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे मेजरमेंट्स भी किए, एक्टिविटी भी की और काफ़ी सारे जो गतियों के प्रकार हैं उनको डिस्कस भी किया। We saw that the motion is a change in the position of an object with time. तो हमने देखा कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ पोजीशन में चेंज होना है। The change in this position can be determined through distance measurement. और जो ये चेंज है पोजीशन में उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उसके डिस्टेंस के मेजरमेंट से। This allow us to know how far or slow is a motion is. तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो मोशन है, गति है, वो कितनी तेज है या कितनी धीमी है। The movement of a snail on the ground, a butterfly fleeting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside the body show that there is motion everywhere around us. तो जितने भी डिफरेंट चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कोई बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है, या स्नेल जो है जो ग्राउंड के ऊपर चलता है उसके मूवमेंट को देख लीजिए, या जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसके मूवमेंट को देख सकते हैं, या एरोप्लेन की फ्लाइंग होती है उसमें मूवमेंट होती है। तो इससे हमें ये समझ सकते हैं कि जो मोशन है, गति है, वो हर जगह हमारे आसपास होती रहती है। हर समय हमारे आसपास कोई ना कोई गतियाँ होती रहती हैं, कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती हैं। बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 10 जो कि आज कंप्लीट हो गया है और आपको समझ भी आया होगा। और आप साथ में चैप्टर को पढ़ने के साथ कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको कोई पोर्शन समझ में आया है या नहीं आया है, या और किसी चैप्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आपको उस चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी। और आपको क्या करना है ये तो पता ही होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगी और आपका टॉपिक कोई भी मिस नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आप तक टाइम पे पहुँचती रहेंगी। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1 2 3